Hi friends, today we are going to study the structure of the worm. अगर आपने मेरा प्रीवियस टॉपिक अटेंड किया होगा या यूट्यूब से देखा होगा तो हमने वहां पे oogenesis पढ़ी थी एंड oogenesis में हमने देखा ऑन द डे ऑफ ओवुलेशन जो ये एग होता है ये ओवरी से रिलीज होता है इन सेकेंडरी oocyte स्टेज. Okay, today basically we are going to summarize the structure of secondary oocyte. आज हम जो सेकेंडरी oocyte में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको समराइज करेंगे और उनकी फंक्शंस को देखते हुए चलेंगे. ओके, सो दिस स्ट्रक्चर हियर दिस इज नोन एज सेकेंडरी oocyte. बेसिकली जो सेकेंडरी oocyte होता है ये इसमें नंबर ऑफ कवरिंग्स होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती है. पहले हम उनको देखेंगे. जो आप इनसाइड में मेम्ब्रेन देख रहे हैं ब्लैक कलर, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज वाइटलिन मेम्ब्रेन. दिस इज नोन एज वाइटलिन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये जो वाइटलिन मेम्ब्रेन होता है इट्स कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. Okay, the middle membrane, the which I have highlighted with the red marker, this is known as zona pellucida. जो zona pellucida होता है इट्स composed of glycoproteins. एग्जामिनर हमेशा इन दो मेम्ब्रेन्स की कंपोजिशन के बारे में क्वेश्चन पूछता है. सो वाइटलिन मेम्ब्रेन इट्स composed of phospholipids, okay, and the zona pellucida it's composed of glycoprotein. Okay, the third membrane is you can see on the zona pellucida you can see the bunch of cells. These cells are known as follicular cells. और ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती है ये आउटर मेम्ब्रेन बनाती है इस एग सेल का एंड दिस आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज कोरोना रेडिएटा. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये सेल्स है तो मेम्ब्रेन कैसे बनाती है, एक लायर कैसे बनाती है. बेसिकली जो फॉलिकुलर सेल्स होती है इनमें क्या होता है, ये सराउंड होती है, ये फ्यूज होती है, ये बाइंड होती है बाय मीन्स ऑफ hyaluronic acid. Okay, let's move inside the cell. You can see the dense cytoplasm here. This is known as cytoplasm, and in female egg we use the term ooplasm for the cytoplasm frequently. Okay, you can see the green structure here. This is known as pronuclei, and this pronuclei contains the DNA or genetic material of the organism. Okay. On the periphery of the cytoplasm you can see the green cells here. These cells are known as green cells here. These are known as cortical granules. These are actually the granules which are present on the periphery of the cytoplasm, and these granules are known as cortical granules. These cortical granules form the reception cone. What is the reception cone? वो हम आगे लेक्चर में देखेंगे कि reception cone कैसे बनता है और उसका काम क्या होता है. Okay, this is basically the structure of the secondary oocyte. अब क्या होता है, जैसे कि अगर हम दूसरे एग्स की बात करेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल दूसरे मैमल्स की बात करेंगे, जो एग लाइंग मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें जो एग होता है उनमें एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है दैट्स नोन एज एगशेल. इन केस ऑफ ह्यूमंस वो एगशेल नहीं होता है एंड वी यूज द टर्म नॉन क्लोइडोइक. नॉन क्लोइडोइक एक टर्म है जो हम ह्यूमन एग्स के लिए यूज करते हैं. एंड ह्यूमन एग में क्या होता है, ह्यूमन एग में ये होता है कि उसमें एगशेल प्रेजेंट नहीं होता है और उसको जो कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, दीज आर बेसिकली द थ्री मेम्ब्रेन्स व्हिच प्रोटेक्ट द ह्यूमन एग. दीज मेम्ब्रेन्स आर वाइटलिन मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्म. अब बेसिकली हम कुछ और चीजों पे यहाँ पे फोकस करेंगे कि एक्चुअली जब अगर अब स्पर्म प्रेजेंट होगी, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, अब अगर यहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट होगी तो होता क्या है बेसिकली. बहुत सारी स्पर्म सेल्स होती हैं जो सराउंड करती है इस सेकेंडरी oocyte को फॉरवर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो बेसिकली होता क्या है, जो स्पर्म सेल है, अगर आपने मेरा टॉपिक देखा होगा जब मैंने पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, उसमें मैंने पढ़ाया था कि जो हेड ऑफ द स्पर्म सेल होती है उसमें कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्रोसोम. और जो एक्रोसोम होता है उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जब ये स्पर्म सेल जो होती है एग के कांटेक्ट में, आउटर लेयर के कांटेक्ट में आती है, यानी कि कोरोना रेडिएटर के कांटेक्ट में आती है जो कि फॉलिकुलर सेल से बना होता है, तो होता क्या है, जो स्पर्म सेल्स होती है वो रिलीज करती है हाइड्रोलिटिक एंजाइम. जो स्पर्म सेल्स होती है ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करती है और जो ये
यहाँ पे जो फॉलिकुलर सेल्स है इनमें हेलोरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की रिएक्शन होती है किसके साथ, हेलोरोनिक एसिड के साथ। और जब स्पर्म सेल से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज होता है, वो रिएक्शन करता है हेलोरोनिक एसिड के साथ, तो क्या हो जाती है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाती है। ओके, जब हाइड्रोलिसिस हो जाती है, जो फॉलिकल सेल से हट जाती है या डिजेनरेट हो जाती है, सो दैट इट अलाउज द फर्दर इन्वेजन ऑफ द स्पर्म सेल। ठीक, जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, अब स्पर्म सेल्स कहाँ पे आके कनेक्ट हो रही है, अब स्पर्म सेल जो होती है वो कनेक्ट हो रही होती है जोना पेलुसिडा पे। ऑलराइट, कर पास। तो स्पर्म सेल जो होती है वो जोना पेलुसिडा पे आके कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी, जो फॉलिकुलर सेल्स होती है वो हट जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। अब क्या होता है, जोना पेलुसिडा एक्चुअली क्या कर रहा होता है, जो जोना पेलुसिडा है, जो जोना पेलुसिडा होता है, ये करता है काम, ये रिलीज करता है सम प्रोटीन्स। जो जोना पेलुसिडा होता है ये रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स रिलीज करता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। एंड जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दीज आर नोन एज फर्टिलाइजिंग proteins. Okay, once the sperm cell comes into contact of zona pellucida, the zona pellucida release the specific proteins known as glycoproteins, and these glycoproteins are also known as fertilizing proteins. And ये fertilizing proteins होते हैं, ये क्या करते हैं काम, ये behave करते हैं, these behave as lock. Okay, अब यहाँ पे जो स्पर्म सेल जोना पेलुसिडा के ऊपर है, यानी कि बाइंड हो रही होती है या बाइंड करने की कोशिश कर रही होती है, ये क्या कर रही है, एक्सक्रीट, ये रिलीज कर रही है एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। एंड दिस एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन बिहेव्स एज की। तो क्या मैकेनिज्म बनता है, लॉक एंड की। बेसिकली ये जो लॉक एंड की मैकेनिज्म बन रहा होता है, इट्स ओनली टू चेक द स्पेसिफिसिटी ऑफ द स्पर्म सेल, टू चेक द स्पेसिफिसिटी ऑफ द स्पर्म सेल। ये जो स्पर्म सेल है जो इन्वेड होने की कोशिश कर रही है, ये जो स्पर्म सेल इन्वेड होने की कोशिश कर रही है, ये स्पर्म सेल जो है ह्यूमन स्पर्म ही है या कोई और स्पर्म है। ऑलराइट, वंस द स्पेसिफिसिटी ऑफ द स्पर्म सेल इज चेक्ड, अब क्या होता है, अब होता ये है, जो स्पर्म सेल है ये पेनिट्रेट करते, इन्वेड करती है एंड अटैच हो जाती है टू द इनरमोस्ट लेयर दैट्स नोन एज वाइटलिन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Okay, once the sperm cell gets attached to the वाइटलिन मेम्ब्रेन, अब क्या होता है, यहाँ पे जो डेंस साइटोप्लाज्म में जो पेरिफेरी पे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये रिसेप्शन कोन बना देते हैं, जो कि मैंने अर्ली वीडियो में बोला था कि ये रिसेप्शन कोन बना देते हैं। और रिसेप्शन कोन क्या कर रहा होता है, दीज आर एक्चुअली ग्रैन्युलर सेल्स दैट कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म द रिसेप्शन कोन। अब क्या हो रहा होता है यहाँ पे, जब ये रिसेप्शन कोन बन जाता है, जो ये रिसेप्शन कोन है, जो ये रिसेप्शन कोन है, it undergoes to the rotation of 180 डिग्री। जो रिसेप्शन कोन होता है इसकी रोटेशन हो जाती है 180 डिग्री एंड इट अलाउज द स्पर्म टू गेट एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म। ओके, रिसेप्शन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या बनाते हैं, रिसेप्शन कोन बनाते हैं, और रिसेप्शन कोन क्या होता है, इसकी रोटेशन हो जाती है 180 डिग्री पे, सो दैट इट अलाउज द स्पर्म टू गेट एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म। और जो वाइटलिन मेम्ब्रेन होता है, मैंने बोला था कि ये हाईली पोलराइज्ड होता है। ये हाईली पोलराइज्ड इसलिए होता है क्योंकि इट हैज ए ग्रेट एफिनिटी फॉर द स्पर्म।
ओके जब स्पर्म सेल एंटर कर जाती है साइटोप्लाज्म में, एंड ये जो वाइटलिंग मेम्ब्रेन होता है ये एक चीज में मदद कर देता है, दैट्स नोन एज, क्योंकि ये हाईली पोलराइज्ड होता है, ये फास्ट ब्लॉकेज कर देता है, क्या कर देता है, फास्ट ब्लॉकेज कर देता है, सो दैट दूसरी स्पर्म सेल जो है वो एंटर ना कर पाए। ये जो पोलराइजेशन है, ये फास्ट ब्लॉकेज है, ये हम बेटर अंडरस्टैंड करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट्स गोइंग टू बी फर्टिलाइजेशन। आई होप गाइज आपको ये चीज, ये स्ट्रक्चर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि है फर्टिलाइजेशन। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड।